अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह ए गेर बाय मरियम रहीम का 7वां एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। फजर इस वक्त दारुल अमान के लॉन में बैठी किसी गहरी सोच में गुम सामने क्यारी में मौजूद फूलों को देखते ना जाने क्या तलाश कर रही थी। उसने आज ऑफिस से हाफ डे लिया था क्योंकि आज वो बाहर हिबा के साथ अपना घर ढूंढने जाने वाली थी। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता होने को था। उसके चेहरे पर कुछ उदासी भी रकम थी। वो अपने सोचों में गुम बैठी थी। तभी हिबा आकर उसके पास बैठी। अस्सलामुअलैकुम आपी, कैसी हैं, क्या हाल चाल है। फजर ने चौंक कर हिबा की जानिब देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, कब आई यहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आई। बस अभी कुछ देर पहले आई हूँ। मैंने आपको पूरे दारुल अमान में तलाश किया, तब जाकर आप मिली हैं। फिर बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर। फजर ने मुस्कुराकर उसे देखा। हिबा ने उसके सवाल पर मुंह बनाया। कुछ खास नहीं लगा मुझे तो। वहाँ बस रंग बिरंगे लड़के लड़कियां थीं जो मुझे एक आंख नहीं भा रहे थे। मुझे कुछ देर तक तो अफसोस ने घेरे रखा कि मैं यहाँ इन लड़के लड़कियों के बीच में क्या कर रही हूँ। लेकिन तभी मुझे वहाँ नीले रंग के पहाड़ों के मंजर को देखकर ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ लिख लूँ। और बस फिर मैंने आओ देखा ना ताओ अपने लिए एक मखसूस जगह ढूंढी और उस पर बैठकर लिखने लग गई। यकीन करें आप ही, इतना ज़बरदस्त लिखा था मैंने कि बस। फजर ने देखा कि हिबा की आंखों में एक आलो ही सी चमक थी। तुम भी उन राइटर्स की तरह करती हो जो जहाँ बोर होने लगे वहाँ अपना पसंदीदा मंजर सोचकर लिखने बैठ जाते हैं। हिबा उसकी बात पर खिलखिला दी। अपने मुंह पर हाथ रखे लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट रोकी, फिर कहने लगी, क्योंकि हमें मंजरकशी से प्यार होता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि क्या हो रहा है और बस। फजल ने उसे कंधे उचका कर देखा क्योंकि यह बात कभी भी उसे समझ में न आने वाली थी। हिबा कुछ पल खामोशी से उसे देखे गई, फिर कहने लगी, ये सवाल ऐसा था जो पिछले कई दिनों से वो फजर से पूछना चाह रही थी। फजर आपी, आपकी कोई दोस्त वगैरह नहीं है। हिबा ने उसे देखते कहा तो उसने जज्बात में सिर हिलाया और फिर कहने लगी, हाँ है, और वो जान से बढ़कर है। हिबा उसके सामने आलती पालती मारकर बैठ गई और अपना हाथ थोड़ी पर जमाए हुए पूछा, अच्छा कैसे मिले आप दोनों। फजर ने क्यारी में मौजूद फूलों को छुआ। मैं और आयरा बचपन के दोस्त हैं। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है उसमें आयरा ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास रामिस और आयरा ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होती। हिबा, जब मुझे मेरे सगे बाप ने भी बेघर कर दिया तब आयरा ही थी जिसने मुझे और मेरे बेटे को संभाला, हमें अपने घर में पनाह दी। हिबा की आंख से एक आंसू टूटकर उसके हाथ पर गिरा तो उसे महसूस हुआ वो रो रही है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर फजर को देखा। आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी में एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त वो इंसान होता है जो आपका दुख सुख का साथी होता है। जब आपकी ज़िंदगी में पैदा होने वाले जितने भी ख़राब वाक़यात रोनुमा हो जाएं, वो हमेशा आपका साथ देते हैं बगैर किसी बदले एहसान के। लेकिन मैं हमेशा उससे महरूम रही हूँ। हिबा की आंखें लबालब आंसू से भीग गई थी। फजर ने उसे नर्म निगाहों से देखा, फिर कहने लगी, पर तुम्हारे पास तो सिफा भी मौजूद है, तुम तो। आगे से वो कुछ कहती लेकिन हिबा ने उसकी बात बीच में उचक ली। मुझे पता है वो है मेरी जिंदगी में, मैं इस बात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं चाहकर भी उनसे कह नहीं पाती। फजर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। मेरी प्यारी हिबा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हिबा उसकी बात पर मुस्कुराने लगी, फिर उसे खुद से लगाए हुए वो दूर किसी खला में खो जाने लगी। हिबा और फजर को सड़कों पर रुलते हुए यही कोई आधा घंटा होने को था। फजर को किसी अच्छे घर की तलाश थी जो अभी उन्हें ना मिल सका था। उनके साथ रामेश भी था। वो इस वक्त फजर की उंगली थामे हुए उसके साथ चलने में मगन था। वो लोग जिस इलाके से गुजर रहे थे ये फजर के ऑफिस से करीबन 15 मिनट के मुसाफत पर था। ये एक सोसाइटी थी जिसमें कतार से ऊपर नीचे घर बने थे। ये सफ़ेद रंग की 10 मंजिला बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें सीलन ज़दा थीं, मानो जैसे कई बरसों से उनको रंग से दूर रखा गया हो। फजर अब उसी इमारत के सामने खड़ी थी। उन तीनों की नज़रें उस पर जमी थीं। तभी फजर को अपने पीछे खटका सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हकदक खड़ी रह गई थी। फजर ने जल्दी से रामिस को खुद में भींच लिया। रामिस खुद भी डर गया था। उन तीनों में बस एक हिबा ही थी जो आराम से खड़ी इमारत को देखने में मगन थी। फजर के तासुरात अब भी वही थे। उसे जैसे यकीन करने में दुश्वारी हो रही हो कि जिस शख्स को उसने देख लिया है वो उसका बाप है। हाँ, वही बाप जिसने दरबदर किया था, वही बाप जिसने जान से मारने की कोशिश की थी,
वही बाप जिसने किसी गैर मर्द से उसका सौदा कर दिया था। फजर रामिस को अपने साथ लगाए पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी और साथ में हिबा को जोर से आवाज देकर उसे भागने का कह रही थी। हिबा, हिबा भागो यहाँ से। हिबा ने फजर की डरी सहमी आवाज की जानिब देखा तो वो घबराई हुई थी। उसने रामिस की जानिब नजरों का रुख किया तो वह भी घबराया हुआ था। उसे समझ न आया यहाँ हो क्या रहा है। और तभी तभी उसकी नजर जुल्फी पर गई थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी और वो कदम कदम फजर की जानिब बढ़ रहा था। आपी, फजर आपी भागे, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। फजर हिबा की बात नहीं सुन पा रही थी क्योंकि उसके कान में वही उस दिन वाले अल्फाज गूंज रहे थे। बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी, इतनी के। बस एक कदम का फासला रह गया था जो जुल्फी ने एक झटके में तय किया। रामिस को फजर के हाथ से छुड़वाकर दूर फेंक दिया था और खुद उसने फजर के बाल पकड़कर जोर से झटका दिया। मुझसे भागेगी? हाँ, मुझे धोखा देगी तू? तेरी इतनी जुर्रात? गाली। हिबा ने रामिस की जानिब अपने कदम बढ़ाए और उसे उठाकर खड़ा किया। रामिस, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई ना? हिबा ने उसकी शर्ट से मिट्टी साफ करनी चाहिए जो गिरने से लग गई थी। मैं ठीक हूँ हिबा आपी, आप बस मेरी मम्मा को बचाएं वरना वो उन्हें मार देंगे। रामिस ने रोते हुए फजर की जानिब देखते हुए कहा था, जो अपने बाप से बुरी तरह पिट रही थी। हिबा फजर की जानिब गई और एक झटके से उसे जुल्फी की चुंगल से आज़ाद करवाया था। हट जाओ लड़की, कौन हो तुम? जुल्फी ने हिबा को मारने की गर्ज से अपने कदम उस जानिब बढ़ाए थे, लेकिन हिबा ने एक जोरदार धक्के में उसे गिरा दिया था। गिरने की वजह से जुल्फी के हाथ पर जख्म लगा था। वो गुस्से से उठने लगा और दोबारा अपने कदम हिबा की जानिब बढ़ाने ही वाला था, लेकिन उसका कोई फायदा न हो सका क्योंकि उसने दूर से आते हुए पुलिस को देख लिया था। इससे पहले पुलिस वाला जुल्फी तक पहुंचता वो उठ खड़ा हुआ और उनसे दूर होता हुआ चला गया। हिबा ने उस आदमी को भागते देखकर सुख का सांस लिया, फिर फजर और रामिस को लिए एक पेड़ के छांव में आ गई। क्या आप दोनों ठीक हैं? ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसने बारी बारी दोनों माँ बेटे को देखा जो आपस में लिपट कर आंसू बहा रहे थे। फजर ने आंखों में आंसू लिए हिबा को देखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हिबा, अगर तुम यहाँ ना होती तो आज। फजर से बात पूरी करना भी मुहाल हो रहा था। हिबा ने उसके करीब जाकर उसे गले से लगाया। कोई बात नहीं आपी, आप परेशान मत हो, अब सब ठीक है। फजर ने उसके और रामिस के गिर्द अपने बाजुओं का हाला घेरा। कुछ ही देर गुजरी थी। वो तीनों अब एक पार्क में मौजूद संगी बेंच पर बैठे थे। रामिस अभी तक चुपचाप फजर का हाथ थामे हुए बैठा था। उसे ना जाने कोई खौफ सा था कि किसी भी वक्त उसके नाना दोबारा आ जाएंगे और उन दोनों को दोबारा मारने की कोशिश करेंगे। जबकि फजर अब थोड़ा संभल गई थी। वो सामने के एक मंजर को देख रही थी जहाँ एक बाप अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए बैठा था। उसने मन ही मन सोचा कि बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी पर सूरज की एक किरण तक नहीं पड़ने देते। बाप तो ऐसे होते हैं जब बेटी को कांच चुभ जाए तो वो अपने रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं। और एक उसका बाप था जिसने शुरू से लेकर आज तक उसके साथ हमेशा ऐसा रवैया रखा था जो शायद ही किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ रखा हो। वो अपनी ही सोचों के भंवर में फंसी थी। तभी उसे अपने आकब से हिबा की आवाज़ सुनाई दी। आपी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये आदमी कौन था जिसने आपको और रामिस को जानवरों की जैसा मारा? उसने हिबा की जाने मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक दर्द बना था जो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। फजर कहने लगी, तुम यकीन नहीं करोगी मगर ये आदमी मेरा सगा बाप है। सगा बाप? हिबा को जैसे यकीन करने में दिक्कत पेश आ रही थी। फजर ने सर्द अंदाज में सर को इस्बात में जम्बिस दी। मगर वो आपको इस तरह बेदर्दी से क्यों मार रहे थे? आखिर उसकी वजह क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ धरा। तुम्हें अभी शायद समझ में आए भी ना। हिबा देख रही थी कि फजर अभी उस हालत में नहीं कि वह कुछ बता सके, सो उसने फिलहाल दरगुजर किया और उठ खड़ी हुई थी। चले आपी, वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना होगा। हिबा ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो बगैर कुछ कहे उसके हाथ पर अपना हाथ रखे हुए खड़ी हो गई। फिर उसने रामिस को उठने का कहा और वो तीनों अपनी राह पर गामजन हो गए। फॉक्सी अपने कमरे के वस्त में खड़ी थी। गाउन अपनी तमाम तरह खूबसूरती से चमक रहा था। चेहरा आज मास्क से पाक था। वो अपने हाथ में मौजूद शे को बड़ी ताबनाकी से देखने में मगन थी। उसके हाथ में चाकू था जिस पर लगे सुर्ख खून के धब्बे सूख चुके थे। किसी ने मेरी मासूमियत का ख्याल नहीं किया था, मैं भी नहीं करूंगी। वो उस खून में लदे हुए चाकू को देख रही थी। एक मंजर उसके दिमाग में गोल गोल घूम रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद को उस मंजर में पाया।
फॉक्सी ने आंखें खोली तो उसे अपने आसपास बहुत सा शोर सुनाई दिया था। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे, लेकिन शोर फिर भी बंद न हुआ। काफी सारी लड़कियों के रोने, चीखने, चिल्लाने की और बचाओ बचाओ की आवाजें गड़बड़ होने लगी थी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। फॉक्सी ने अपने सियाह बोट वाले कदम उस कमरे की जानी बढ़ाए। वो अंदर आई तो चारों ओर नजरें फेरने लगी। काफी लड़कियों के कपड़े दामन से फटे थे, जैसे उन्होंने खुद को बहुत बचाने की कोशिश की थी। एक लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगी। फॉक्सी ने गुस्से से कदम उसकी जानी बढ़ाए थे। वो बच्ची डरी सहमी सी खुद को फॉक्सी से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेसूद, क्योंकि उसने एक जुस्त में सारा फासला मिटा डाला था। वो बच्ची उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। फॉक्सी उसके सामने दो जानों बैठी और एक हाथ से उसकी थोड़ी को जकड़े रखा। चुप करो, जब से आई हो बड़बड़ किए जा रही हो। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन शायद तुम लोगों की खोपड़ी में मेरी ये बात नहीं घुसती। फॉक्सी ने पहले उस बच्ची को घूरा, फिर कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। उस बच्ची की थोड़ी अभी तक उसके हाथ में दबी थी। पूरे कमरे में एकदम ही खामोशी का राज हो गया। ठीक उसी वक्त उस बच्ची के दर्द से सिसकी निकलने लगी थी। फॉक्सी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा, फिर अपने गाउन की अंदरूनी जेब से चाकू निकाला और उस बच्ची की आंखों के सामने लहराने लगी। तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है, मत सुनो, लेकिन अब बस मेरे पास तुम लोगों की खामोश रहने का एक वाहिद हल है। फॉक्सी ने चाकू उन सबके आगे किया, फिर एकदम से उस बच्ची के सीने में घोंप दिया। उस बच्ची की सियाह आंखें एकदम ऊपर को उठ गई थी। उससे सांस लेना मुहाल हुआ। सियाह मास्क के हाले में उसके लब मुस्कुरा उठे। पूरे कमरे में खौफ व हरास का माहौल छा गया। फॉक्सी ने उस बच्ची की सीने में घोपा हुआ चाकू एक झटके से बाहर निकाला तो खून किसी सैलाब की तरह जमीन में बहने लगा। वो चाकू सब लड़कियों के सामने करके कहने लगी, तुम लोगों में से किसी की भी आवाज इस कमरे में मुझे सुनाई दी तो उसका अंजाम इससे बदतर होगा। फॉक्सी ने वो चाकू अपने सामने किया और उसमें से टपकते खून की एक बूंद हाथ में लिए अपनी आंखों के सामने किया और जोर जोर से हंसने लगी। फजर दारुल अमान के अपने मखसूस पलंग पर बैठी किसी सोच में गुम थी। उसके साथ ही रामिस भी बेखबर नींद की आगोश में था। वो कल वाले हुए वाक्य के बारे में सोच सोच कर परेशान थी। उसके बाप को आखिर पता कैसे चला कि वो कल उस रास्ते से गुजरने वाली थी? शायद ये महज एक इत्तेफाक था, या शायद कुछ और। वो उस बात को समझने से कासिर थी। वो रामिस के बालों में उंगलियां चलाते उसे देख रही थी। कल कैसे वो हंसी खुशी जा रहा था उसके साथ, और फिर अचानक से जो हुआ वो फदर समझने लग गई थी कि बाप को छोड़ने से उनकी खुशियां वापस लौट आई थी। लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। अभी तो वो सब भी होना था जिसकी उसने तवक्को भी ना की होगी। फजर रामिस को ही देखने में मगन थी जब हिबा उसकी तरफ आई। अस्सलामु अलैकुम आपी, अब आप कैसी हैं? कल वाले वाक़ये के बाद से उन दोनों की बात बाज़ाब्ता अब हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ हिबा। उसके मुख्तसर से जवाब ने हिबा को बता दिया था कि वो ठीक नहीं थी। कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हिबा ने उसके हाथ पकड़कर उन पर अपनी गिरफ्त सख्त की। तुम क्यों सॉरी कर रही हो हिबा? तुमने थोड़ी किया था वो सब। फजर ने उसके हाथों की जानिब देखा। फिर भी आपी, मुझे आपसे शर्मिंदगी हो रही है। काश मैं कुछ कर सकती आप दोनों के लिए। हिबा ने अपनी नजरें खिड़की पर नजर आते हुए कबूतरों की जानिब देखते कहा था, जो पानी पीने के गर्ज से वहां पहुंचा था। नहीं हिबा, ये सब मेरे सगे बाप ने किया है, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो आराम से अपनी दुनिया में मगन है। फजर की आंख से एक आंसू टपक कर हिबा के हाथ पर गिरा था। क्या आप अपनी कहानी मुझे दोबारा बताएंगी अगर आपको बुरा न लगे तो? हिबा ने सवालिया नजरों से आंखों से आंसू बहाते फजर को देखा। फजर ने अपने दुख भरे हुए माजी को याद करते हुए हिबा को सब कुछ सुनाना शुरू कर दिया। खिड़की पर मौजूद कबूतर भी दिलजोई से सुनने लगा। हिबा जैसे ही फजर के पास से उठकर आई तो उसके हाथ में पकड़ा फोन बजने लगा था। फोन की स्क्रीन पर जिसका नाम जगमग कर रहा था, वो नाम देखकर ही लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। उसने कॉल यस करते हुए मोबाइल कान से लगाया, फिर कहने लगी, कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ में अब एक अलग किस्म की खुशी झलक रही थी, जैसे हिबा काफ़ी दिनों से उसी फ़ोन का इंतज़ार कर रही हो। फॉक्सी अपनी खैरियत नहीं बताया करती। कान में फॉक्सी की सफाक आवाज़ गूंजी। हिबा उस बात पर इस बात में सर हिलाने लगी थी। इतने दिनों बाद कैसे याद आई? मैं तो समझी थी कि आप अब मुझ मासूम को भूल गई होंगी। फॉक्सी ने उसकी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर न किया, जैसे उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो उससे। मैंने सुना है तुम्हारे दारुल अमान में नई लड़की आई है।
हिबा अब उसकी बात पर बुरी तरह से हैरान हुई थी। फॉक्सी को कैसे पता चला था? आखिर वो सोचने से कासिर थी। जी, लेकिन आपको कैसे पता? उसकी बात पर फॉक्सी का गहरा कहका गूंजा था। फॉक्सी से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है, फॉक्सी को सब खबर होती है। उसके आखिरी लफ्ज पर हिबा की सांस थमी। भले वो फॉक्सी के साथ जैसे भी बात कर ले, अंदर कहीं एक अनजाना सा खौफ रहता था। उसने बमुश्किल अपने लबों पर जुबान फेरी थी। जी, मगर आपको क्या इंटरेस्ट उसमें? उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। क्या वो जो सोच रही थी फॉक्सी वही कहने वाली है? और उसी वक्त हिबा के कान में फॉक्सी की आवाज गूंजी। वो मुझे चाहिए, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। हिबा ने थूक निकलते कहा। मगर उसका एक बेटा भी है। फॉक्सी उसकी बात पर मुस्कुराई। हिबा डार्लिंग, मुझे सब मालूम है। तुम क्यों भूल रही हो बार बार, जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ? फिर भी हिबा ने दूर बैठी हुई फजर को देखा, जो अभी तक रामिस के बालों में उंगलियां चला रही थी। तुम उसे मार दो। हिबा की नजर में इख्तियारी रामिस पर पड़ी। जो लफ्ज उसकी समात में गुजरे थे, उसे महसूस हुआ जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। जी, मैं समझी नहीं, आपने क्या कहा? फॉक्सी को गुस्सा आया था उस जाहिल लड़की पर। फॉक्सी को बात दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए हिबा। हिबा ने अपनी नजरें सामने की दीवार पर जमाते हुए कहा। ठीक है, फिर आप बताएं कैसे मरवाना है? ताबिश उंगलियों पर चाबी घुमाते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आया। गोल गले वाली सादी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने वो मेज पर झुककर उस लड़की से सफा का पूछने लगा। क्या सफा मैडम ऑफिस में हैं? रिसेप्शनिस्ट ने इस्पात में सर हिलाया। जी सर, वो अभी कुछ देर पहले आई हैं। ताबिश उसकी बात पूरी होने से पहले ही सफा के कमरे की जाने बढ़ा था। वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा सफा आज लॉन्ग सिया फ्रॉक में मौजूद थी, जिसकी आस्तीन कलाई तक आती थी। सफा ने किसी की आमद महसूस की तो सामने ताबिश को खड़ा पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदाज वही पुराना वाला था। ताबिश को हैरानी हुई कि उस दिन सफा का रवैया उसके साथ बेहतर हो गया था और अब दोबारा वो पुराने वाली मोड में आ चुकी थी। उसने सर झटका और उसके सामने कुर्सी खींचते हुए कहने लगा, तुम्हें कुछ बताना था। सफा ने अपने दोनों हाथ में इसकी सतह पर जमाए। किसके मुतालिक? उसने आबरू सवालिया अंदाज में उचकाए। फॉक्सी के बारे में। सफा हैरान हुई। क्या उसने तुम्हें भी तंग करने की कोशिश की है? ताबिश ने उसके सवाल पर नफी में सर हिलाते हुए कहा। नहीं, लेकिन उसका मेरे पास फोन आया था। सफा एकदम कुर्सी से उठी थी और उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या? कब आया उसका फोन और क्या कहता है वो? ये तकरीबन हफ्ते भर पहले की बात है। तुम मसरूफ थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताना मुनासिब न समझा। इससे पहले वो कहती कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। ताबिश ने पहले ही बता दिया था। तुम सच सच बताओ, क्या कहा उसने? ताबिश देख रहा था जो चेहरा उसने कुछ मिनट कबल देखा था। वो तासुरात अब गायब थे। अब के उसके चेहरे पर परेशानी थी। तुम परेशान मत हो सफा, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस मुझे 2-4 मौत की धमकी दी है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक है। ताबिश, मामलात इतने आसान नहीं जितने तुम समझ रहे हो। सफा आपके कुर्सी से उठकर खिड़की के जानिब आई, जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था। ताबिश ने अपनी नजरों का ताकुब उसकी जानिब किया। हालात जैसे भी हो, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है सिफा, मैं सब ठीक करूंगा। तो इसका यही मतलब है, ठीक कर दूंगा। वो ये कहते हुए कमरे से जाने लगा था जब सफा की आवाज गूंजी थी। ताबिश, तुम्हें सब प्लानिंग करके रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा मुकाबिल बहुत ताकतवर और असर रसूख वाला है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद प्लान के तहत काम करती, क्योंकि सफा बख्तियार हमेशा आगे का सोच कर चलती है और जब फैसला कर लेती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। ठीक है सफा मैडम, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बता दिया। सफा ने फिक्रमंदाना अंदाज से उसे देखा था। प्लीज़ मेरे दारुल अमान को बचा लो। मैं नहीं चाहती मेरी माँ के दारुल अमान को किसी नुकसान का सामना करना पड़े। ताबिश ने देखा उसकी सियाह आंखों में नमी झलक रही थी। सफा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो समझो मैं वाकई में सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। उसकी बात पर सफा सवाली नजरों से उसे देखे गई थी, फिर कहा, मुझे क्या करना होगा? ताबिश सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुमने मेरे लिए खास दुआएं करनी होंगी। वो मुस्कुराकर अब कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि सफा गहरी सोचों में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। ताबिश का रुख अब हाशिर के कमरे की जानिब था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हाशिर को हमेशा की तरह
सियाह पैंट शर्ट पहने लैपटॉप में मसरूफ पाया। आए आए जनाब, फुर्सत मिल गई आपको। हाशिर को उसकी मौजूदगी का एहसास जागा तो कह उठा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है हासिर हुसैन, मैं आपसे पहले यहाँ पहुंचा हूँ। वो कुर्सी खींचते और उस पर बैठते हुए कहने लगा, जी जी, इस बात का तो इल्म है मुझे भी कि आप किसी के ऑफिस में गए हैं। वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, जबकि ताबिश हैरानी से उसे देख रहा था। वैसे बहुत चक्कर नहीं लगा रहे हैं लोग सिफा के ऑफिस के। हाशिर ने अपनी आंखें उठाकर उसे मुस्कुराते हुए नजरों से देखा। ताबिश ने मेज पर झुकते हुए कहा, लोग आजकल बहुत फुप्पियों वाली हरकत कर रहे हैं, दूसरों की जासूसी कर रहे हैं। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बहुत काम करना है मुझे, तुम्हारी तरह फारिग नहीं बैठा हुआ हूँ। हाशिर ने चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाते कहा, क्या कहा मेरा ऑफिस? ताबिश उसके जानिब आया। तुम कंजूस को पैसे बचाने की पड़ी हुई थी, मेरा भी बना देते एक ऑफिस। खुद अपना तो इतना बड़ा बनाया है, मेरा बनाने में जनाब के पैसे लग रहे थे बहुत। नहीं तुम बताओ, क्या जाता है तुम्हारा अगर बना देते छोटा सा, पड़ा रहता वहाँ, किसी को तंग भी ना करता। ताबिश अब मुंह फुलाकर सोफे पर टांग ऊपर किए हुए बैठ गया था। एक शर्ट पर बना कर दूंगा, पहले तुम रोज आने वाले बनो, फिर बन जाएगा ऑफिस भी। हाशिर दोबारा अपने काम में मगन हो गया था। उसे जैसे ताबिश के फूले हुए मुंह की परवाह नहीं थी, क्योंकि ये तो उसके लिए रोज का मामूल बनकर रह गया था। दफा हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में ही सेट हूँ। ताबिश आलती पालती मारे बैठ गया। हाशिर को उस पर गुस्सा आया, मगर मैं नहीं हूँ सेट, तमीज से बैठो। उसने ताबिश के बैठने पर चोट की थी। अच्छा ठीक है, फिर जाओ केबिन नंबर 11 के पास जाकर बैठो, वहां वैसे भी तुम खुश ही रहोगे। ताबिश ने जैसे उसकी दूसरी बात सुनी ही ना हो। हाशिर ने अपनी मेज पर मौजूद कोई चीज तलाशने की कोशिश की, मगर वह ना मिल सकी, तो वो ताबिश को घूर कर काम करने लगा था। खुद ताबिश अब मोबाइल में गेम खोले बैठ गया था। ये मंजर है दारुल अमान का। आज सफ़ा उन सारे बच्चों के लिए चीज़ें लाई थी जिसे देखकर सब खुश थे। सफ़ा हर एक बच्चे को कुछ पकड़ाती हुई जा रही थी और साथ साथ बच्चों को ये भी बोले जा रही थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसके साथ ही हिबा भी खड़ी थी, जो मुस्कुराकर सफ़ा को सामान दिए जा रही थी। फजर कुछ दूर खड़े खामोशी से ये सब देखने में मगन थी। उन्हीं बच्चों में से एक रामिस भी था। वो अब सफ़ा के सामने हाथ फैलाए खड़ा था, उसे देख रहा था। ये नया बच्चा है क्या? सफ़ा ने हिबा के कान में पूछा तो उसने इस्बात में सर हिलाया, फिर कहने लगी, जी आप ही एक हफ्ते पहले ही आए थे। अकेला आया है क्या? सफ़ा ने हिबा से पूछा। उसने रामिस की जानिब देखा, फिर वो पिज़्ज़ा उसके सामने किया। रामिस ने मुस्कुराते हुए थाम लिया और वहाँ से हट गया। सफ़ा के सवाल पर हिबा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अकेला कहाँ है, इसके साथ इसकी माँ है। अच्छा, कहाँ है फिर इसकी माँ? सफ़ा ने उसकी जानिब देखा तो हिबा ने दूर खड़ी हुई फजर पर उंगली से इशारा किया। वही इसकी माँ है। सफ़ा ने खामोश नज़रों से दूर खड़ी हुई फजर को देखा, जो उनकी जानिब भी देख रही थी। उसे फजर की मौजूदगी ने हैरानी में मुब्तला कर दिया था। फजर सफ़ा को खुद की जानिब देखता पाकर मुस्कुरा दी। मुझे मिलना है फजर से, सफ़ा ने पास खड़े हुई हिबा से कहा, तो वह इस्बात में सर हिलाकर कहने लगी, अच्छा ठीक है, ये काम हो जाए तो इसके बाद आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सफ़ा ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लगी। काम खत्म होने के बाद सफ़ा अब अपने हाथ सीने पर रखे हुए टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने कई सारे बच्चे औरतें लंबी कतारें में बनाए हुए बैठे थे। मैं सफ़ा बख्तियार, इस दारुल अमान की मालकन, आज आप सबको एक अहम फैसला सुनाने लगी हूँ। हमारे यहाँ जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, औरतों को वैसे ही उनके पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम किया जाएगा कुछ ही दिनों में। यहाँ जो जो औरतें अनपढ़ हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, उन्हें इल्म की रोशनी से नवाजा जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में वो कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद हो। लेकिन ये सब करने से क्या होगा मैडम, हमने पढ़ लिख कर क्या कर लेना है? एक लड़की की आवाज़ गूंजी तो सफ़ा ने उस आवाज़ के ताकुब में देखा। फजर ने भी उस तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें सफ़ा की जानिब की। पढ़ लिख कर आप बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे आप किसी को माली मदद फराहम कर सकती हैं, उनके लिए नेकी का जरिया बन सकती हैं। सफ़ा के लहजे में रौब व दबदबा था। उसकी बात सुनकर हर कोई उससे मुतासिर हो रहा था और उनमें से एक शहद रंग आंखों वाली लड़की भी थी जो मुस्कुरा कर सुन रही थी। लेकिन हम में कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं यहाँ जो शादीशुदा भी हैं और बच्चों वाली भी हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी मैडम। सफ़ा के सामने बैठी एक औरत ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो शादीशुदा और बच्चों वाली लड़कियां हैं उन्हें मुश्किलात तो होती हैं, पर जहाँ मुश्किलात होती हैं वहाँ उनका हल भी मौजूद होता है। आप बस गौर फिक्र करने वाली बने। उसकी बात पर जहाँ कई सारी औरतों को इख्तिलाफ हुआ था, तो वहीं कुछ ऐसी भी थीं जो नम आंखों से सुन रही थीं। मैं आज जहाँ हूँ इस सब के पीछे मेरी माँ का किरदार है। मैं उनका जितना शुक्रगुजार हूँ कम है।
वो मुझे ये सब ना सिखाती तो आज शायद मैं यूं आपके सामने बैठी ना होती। मेरी माँ एक अजीम औरत थी, वो हर एक का ख्याल रखती थी और ये फैसला भी मैंने उनके लिए ही किया है। मैं हर उस लड़की को इल्म की रोशनी से मनवर करूंगी जो उसके मुस्तहक है। वो अपनी तकरीर खत्म करके अब अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर गुजरी थी, सबा अब अपने दारुल अमान के कमरे में मौजूद थी। उसके सामने कुछ पेपर्स रखे हुए थे जिनको पढ़ने में वो मगन थी। दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई तो उसने सर उठाकर उस जानिब देखा तो सामने फजर और हिबा खड़ी थी। अरे आओ आओ बैठो फजर, सफा अपनी कुर्सी से खड़ी होते हुए बोली। फजर हैरान सी खड़ी उसे देखे गई। फिर हिबा ने हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया तो वो हल्का सा मुस्कुराकर अंदर बढ़ी। सफा उसके इंतजार में अभी तक खड़ी थी। बैठो फजर, सफा ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा तो वो उसके सामने बैठ गई। हिबा प्लीज मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी, और फजर तुम क्या पियोगी, ठंडा या कुछ और? फजर पर हैरतों के पहाड़ गिर रहे थे। ऑफिस में बैठी खामोश तबीयत की मालिक सफा बख्तियार आज उससे खुद ठंडा या गर्म का पूछ रही थी। नहीं, मेरा कुछ भी लेने का मूड नहीं है अभी। उसने मुस्कुराकर सिपा को देखा तो वो कहने लगी, पक्का ना? सफा को जैसे यकीन नहीं आ रहा हो उस पर। फजर ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया। ठीक है हिबा, तुम बस मेरे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। हिबा ने उसकी बात सुनी और दरवाजे से निकल गई। तुम यहाँ कब आई? उसने खुश इखलाकी से पूछा, वो जो पूरे कमरे का इंटीरियर देख रही थी। उसकी बात पर बोली। फजर इन गुजरे दिनों में पहली बार उस कमरे में आई थी। उसे यह कमरा किसी शानदार महल से कम न लगा। मैं पिछले हफ्ते ही आई थी लेकिन आपसे ठीक तरह से मुलाकात नहीं हो सकी। सफा ने इस बात में सिर हिलाया। हाँ, बस कुछ मसरूफियात थी तो। खैर तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? फजर जिस सवाल से भागना चाह रही थी सफा ने वही पूछ लिया था। जब आपके पास रहने को कोई और ठिकाना ना हो तो किसी दारुल अमान में ही रहने के लिए आना पड़ता है। मैं बस कुछ दिन के लिए ही आई हूँ, जैसे ही मुझे घर मिल जाएगा मैं चली जाऊंगी। फजर ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। अरे नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, तुम इसे अपना ही घर समझो। कुछ ही देर गुजरी थी। हिबा हाथ में ट्रे लिए पकड़कर अंदर आई और कप सफा के सामने किया। हिबा, फजर मेरे खास दोस्त हैं, तुमने इसका ख्याल रखना है, अच्छा? जहाँ फजर अल्फाज खास दोस्त पर चौकी थी वहीं हिबा ने मुस्कुराकर सफा से कहा, इस बात की आप फिक्र ही ना करें आपी, क्योंकि फजर आपी मेरी भी दोस्त बन चुकी हैं। वैसे ये बताएं, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? सफा ने मुस्कुराकर हिबा को देखा, फिर कहने लगी, हाँ, हमारे ऑफिस में होती है। कुछ देर वक्फे के बाद सफा ने हिबा से कहा, तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है हिबा, तुम हर किसी को दोस्त बना लेती हो, और मुझे देख लो, मुश्किल से ही मेरी तुम और फजर दोस्त हो। फजर उसकी बात पर हल्का सा हंसी थी। उसी पर सफा अपने खाली मग लिए खड़ी हुई और जाने लगी तो पीछे से फजर की आवाज़ गूंजी, सफा मैम प्लीज़, ऑफिस में किसी को ये बात पता ना चले। सफा ने पीछे मुड़कर उसे देखा। इस बात की तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। फजर आज हिबा के साथ पास वाले पार्क में आई थी। काफ़ी दिनों से फजर का मूड ठीक नहीं था, इसीलिए हिबा उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से लाई थी। उसके साथ साथ आज रामिस भी आया था, लेकिन वो अकेले अपने खेल में मगन था। फजर और हिबा आपस में बात कर रही थी। मैं सोच रही थी अब चली ही जाऊं यहाँ से, काफ़ी दिन हो गए हैं। फजर अपने साथ चलती हुई हिबा से मुखातिब थी। हिबा ने अचंभे से उसे देखा। फजर आपी, आपको क्या हमारी कोई बात बुरी लग गई है? फजर ने अपनी आंखें उस जानिब की, फिर नफी में से हिलाया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हिबा ने लहजे में नमी समाये हुए कहा। फजर ने एक पल को रुककर उसे देखा। हिबा, मैं कब तक इस दारुल अमान के सहारे बैठी रहूंगी? उसने सवालिया निगाहों से देखा, फिर दोबारा कहने लगी, मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कुछ करना होगा। हिबा खामोशी से उसके साथ साथ चलती रही। उस दिन भी मेरी वजह से जो हुआ। फजर अपनी बात मुकम्मल करने ही लगी थी जब हिबा बोल उठी, वो सब आपकी वजह से नहीं हुआ था, वो सब तो ऊपर पहले से ही लिख दिया गया था। आप उस बात पर क्यों बार बार खुद को इल्जाम देती हैं? हिबा उसके सामने आ गई थी, जबकि वो हाथ बांधे खड़ी सामने खेलते रामिस को देखने लगी और फिर उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तुम शायद कभी भी ना समझ सको मेरी बात। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो। उस दिन जो हमने फ्लैट देखा था, हम दोबारा वहां जाकर पता करवाएंगे। हिबा ने ये कहा और तभी उसे फजर के अकब में जुल्फी का चेहरा नजर आया था। उससे पहले वो खबरदार करती, फजर को पीछे से जुल्फी ने बहुत जोर का वार किया था। गिरने की वजह से फजर के हाथ पांव दोनों छिल गए थे। हिबा, रामिस को पकड़ो, फजर जोर से चिल्लाई। आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे थे। हिबा ने रामिस को अपने साथ लगा लिया था और फजर को पीटते देखती रही। वो देख रही थी कि कोई भी लोग उसकी मदद करने के आगे नहीं जा रहा था। कोई अपना मोबाइल उठाए उसमें वीडियो बना रहा था, कोई चुपचाप तमाशा देखने में मगन था। तू मुझसे भागेगी? हाँ,
तेरी इतनी जुर्रत? तुझे पता भी है तूने मेरा कितना नुकसान करवाया है कमीनी, लेकिन तुझे क्यों परवाह होगी बाप की? तुझे तो वो अमीर ज्यादा पैसे भर रहा होगा ना। जुल्फी बहुत बुरी तरह से फजर को मारे जा रहा था। तभी एक आदमी आया और उसने जुल्फी को जोर से जमीन पर पटका। तुम क्यों मार रहे हो बच्ची को, जाहिल इंसान? वो आदमी जो भी था बहुत जोर से दहाड़ा था जुल्फी पर। ये मेरा और इसका मामला है, तू अपनी टांग न अड़ा हमारे बीच में। जुल्फी ने एक जोरदार मुक्का मारा था उस आदमी को, जिसकी वजह से उसके नाक से खून रिसने लगा था। उसने अपने बहते खून की परवाह किए बगैर फजर को देखा, फिर कहने लगा, बेटा आप जाओ, हम इसे देख लेंगे। किसी औरत ने फजर को उसके बाजू से पकड़कर उठाया था और उसे सहारा दिए वो हिबा के साथ आगे बढ़ गई। आयरा कैसी हो? मुस्कुराती हुई आवाज उसके कमरे में गूंजी थी। वो अपने कमरे में मौजूद मरीज का मुआयना कर रही थी। जब डॉक्टर फरीहा उसके पास आई थी, आयरा ने उन्हें मुस्कुराकर उंगली से 1 मिनट का इशारा किया और फिर मरीज से मुखातिब हुई। उसने 1-2 ज़रूरियात उस मरीज को याद करवाई और उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। जी कहें डॉक्टर फरीहा साहिबा, कैसे आपने यहाँ आज आने का शर्फ बख्शा? उसने मुस्कुराकर पूछा तो फरीहा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं आती ही नहीं। आयरा उनकी बात सुनते अपनी हंसी रोकते हुए बोली, जी बिल्कुल, आप तो आती नहीं है क्योंकि मैं ही आपके पास जो आती हूँ। फरीहा ने उसकी बात पर सर झटका। अच्छा खैर ये बताओ तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है अब? फरीहा के जहन में अचानक से फजर का ख्याल आया तो आयरा से पूछने लगी। आयरा फजर का जिक्र सुनकर कुछ अफसरदा हो गई। वो अब अपने घर चली गई है आपी। लेकिन क्यों? अभी तक तो वो अच्छी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा भी था उसे मत जाने देना अकेले, कैसे करेगी सब? उसके साथ एक बच्चा भी है। फरीहा फजर के लिए अब परेशान हो रही थी। 1 नंबर की जिद्दी है वो, मेरी सुनती कहाँ है? आपको क्या लगता है मैंने उसे रोका नहीं होगा? आयरा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो उन्होंने अस्बात में सर हिला दिया। वैसे आयरा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? आयरा ने एक नजर उन्हें देखा। जी बोले। उसने अपनी दोनों कोहनियां कुर्सी के हत्थे पर जमाते हुए उन्हें कहा। जब फजर यहाँ थी तो उससे मिलने कोई भी नहीं आया था, क्यों? उनके जहन में कब से ये सवाल मचल रहा था। क्योंकि उसके कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं होते। 1-2 हैं उसके बाप की तरफ से, लेकिन उनका आना जाना बिल्कुल नहीं होता और न ही फजर उनके घर जाती है। आयरा ने अपनी निगाहें दूर खला में देखते हुए उन्हें सब बता दिया। अच्छा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तभी उनका मोबाइल बज उठा। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखा और आयरा को माजरत खाना अंदाज में देखा। उसने अस्बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल है आपके? डॉक्टर फरीहा मैं हूँ। दूसरी जानिब से कोई मर्दानी आवाज़ गूंजी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं पहचान गई हूँ। कहिए खैरियत से फ़ोन किया आपने? आपकी मम्मा की तबीयत ठीक तो है? उनके लहजे में तशवीश थी। जी डॉक्टर, वो तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे एक काबिल डॉक्टर की ज़रूरत है जो मेरी मामा का डेली चेकअप कर सके, क्योंकि ज़्यादातर मैं घर पर मौजूद नहीं होता तो मुझे उनके लिए परेशानी ने घेरा होता है। जी जी मैं समझ गई हूँ, आपकी बात आप बताएं कब भेजूँ? फरीहा ने मुस्कुरा कर कहा, बस कल से भेज दें अगर मुनासिब लगे तो। ठीक है मैं भेज दूंगी, अल्लाह ताला आपकी मामा को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करे, आमीन। दूसरी जानिब से भी आमीन कहा गया और फिर अल्लाह हाफिज कहकर फ़ोन रख दिया गया। उसी वक्त आयरा भी दोबारा आ गई। क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने फरीहा की जानिब देखा। हाँ बस किसी मरीज को एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मुझसे कहा गया है किसी काबिल डॉक्टर को भेजा जाए। आयरा मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गई। तो बताएं फिर, हुआ किसी काबिल डॉक्टर का इंतज़ाम? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ समझे, हो गया। फरीहा ने इस बात में सर हिलाया। तो बताएं किसे चुना फिर आपने? वो अब आरामदेह अंदाज में बैठी उन्हें ही देखने लगी थी। तुम्हें? क्योंकि मेरी नज़रों में तुम एक काबिल और ज़हीन तरीन डॉक्टर हो। तुम्हें पता होता है मरीजों को कैसे ट्रीट करना होता है। आयरा उनकी बात सुने हंसती। मुझे लगा तुम मना करोगी। फरीहा उसे हैरानी से देखने लगी। लो भला, इसमें मना करने वाला क्या था? आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे खिदमत खल्क अदा करने का वैसे भी बड़ा ही शौक है, इसीलिए मैं अंदर कहीं जानती थी आप मेरा ही चुनाव करेंगी। उसने हंसते हुए कहा। फरीहा ने मुस्कुरा कर देखा। चलो फिर कल से जाने की तैयारी करो। आयरा ने सर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया। जो आपका हुक्म माई लेडी। फरीहा अब उठ खड़ी हुई थी जाने के लिए। ओफ यार, आज तो बहुत देर हो गई। पहले दिन ही वो बंदा डॉक्टर फरीहा को फ़ोन करके मेरी कंप्लेंट ना कर दे। वो अपने आप बड़बड़ाते हुए कह रही थी। साथ ही उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। आयरा आज बहुत लेट हो गई थी। उसे दोपहर के 2 बजे जाना था, लेकिन अचानक से कोई काम आने पर वो लेट हो गई थी। आयरा अब अपनी गाड़ी में बैठी गुस्सा हो रही थी।
उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से सामने नजर आती गाड़ियों की लंबी कतार थी। ओफ यार आयरा, लगता है आज तो हर कोई तुमसे दुश्मनी निभाने में पेश पेश है, उसने चेहरे के बुरे से तासुरात बनाते हुए कहा। तभी पसे मंजर से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज गूंजी, जैसे उसे इशारा दे रही हो। आगे बढ़ने का आयरा ने उस शख्स को गुस्से भरी नजरों से देखा और अपने आप कहने लगी, एक तो ये आदमी सुकून से नहीं बैठ रहा, ना जाने क्या प्रॉब्लम है इसकी। वो उस आदमी को सुनाते हुए इंजन स्टार्ट करती अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। कुछ देर गुजरी थी, वो अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। सामने ही उसकी कोई पीठ किए खड़ा था। वो मोबाइल पर झुका किसी को कॉल मिला रहा था। आयरा को उसका बस झुका हुआ सर नजर आ रहा था। उसी वक्त आयरा का फ्रंट सीट पर पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा था। उसने झुंझलाकर मोबाइल उठाया तो देखा अनजान नंबर था। बस उसी गफलत की वजह से सामने खड़े लड़के को उसने गाड़ी दे मारी। आई माँ, मार डाला, वो लड़का अपनी कमर पकड़े हुए करा रहा था। कौन है ये जिसे गाड़ी चलाने का ढंग नहीं, मेरी कमर तोड़ दी तुमने यार। वो लड़का अपनी कमर पकड़े हुए बैठा सामने खड़ी हुई गाड़ी में बैठे इंसान को कोस रहा था। आयरा गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आई तो दोनों एक दूसरे को हक्का बक्का देखने लगे। तुम्हें नजर नहीं आता कि पीछे एक गाड़ी आ रही है, वो कमर पर हाथ जमाए हुए कहने लगी। ताबिश पर मुश्किल उठा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मैडम, मेरी आंखें मेरी नाक के ऊपर हैं, मेरे सर के पीछे नहीं, जो मुझे बता सके कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। और वैसे चलो मैं तो आगे देख रहा था, लेकिन तुम तो देख रही थी ना, तुम्हें ये 6 फुट 2 इंच का इतना बड़ा लड़का नजर नहीं आया। ताबिश भी अब उसकी तरह कमर पर हाथ जमाए हुए कहने लगा। आयरा एक पल को गड़बड़ाई, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, मुझे नजर आया था, फिर मैंने सोचा खुद ही हट जाएगा, अगर उसे जिंदगी प्यारी हुई तो। मुझे क्या मालूम था तुम नहीं हटोगे। ताबिश उसकी लंबी दलील पर मुंह खोले हुए उसे देखे जा रहा था। वाह, मतलब वाह, अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मैं मर जाता तो। आयरा ने उसकी बात पर हंसी। इसकी तुम टेंशन न लो, क्योंकि बुरे लोग जल्दी नहीं जाते दुनिया से, वो कहते ही अपनी गाड़ी की तरफ गई और अंदर से पर्स निकालकर अब उस इमारत के अंदर चली गई थी। ताबिश उसके जवाब पर हक तक उसे देखता रहा। फिर अंदर गया तो आयरा बोलने लगी, वो अभी अंदर नहीं गई थी। है कहाँ घुसे चले आ रहे हो मिस्टर, अब क्या मेरी शिकायत करोगे इन घर वालों से। आयरा उसकी राह में हमवार हुई थी। ताबिश ने आबरू उस्काकर उसे देखा, फिर कहा, मैडम ये मेरा घर है। अब हैरान होने की बारी आयरा की थी। ताबिश बड़बड़ाते हुए अंदर की जानी बढ़ा। अल्लाह मियाँ, बहुत जोर की लगी है यार। उसने पीठ सहलाई और पीछे मुड़कर आयरा को देखा, जो अभी तक उसे देख रही थी। फिर उसने आसमान की जानिब अपनी आंखें की और बोलने लगी, अगर आप लड़कियों को चलाने के लिए गाड़ी दे ही देते हैं तो कम से कम आंखें और अकल भी दे दिया करें। आयरा उसकी बड़बड़ सुनकर गुस्से से उसकी जानिब आने लगी थी। तभी अंदर से माहरुक आई। वह ताबिश को कमर पकड़े हुए देख चुकी थी। ताबिश, क्या हुआ। कुछ नहीं अम्मा, बस किसी चश्मे चुड़ैल ने गाड़ी मार दी है, कसम से बहुत दर्द हो रहा है, ना जाने कौन सी जन्म के बदले उतारे हैं मुझ मासूम सी जान पर। आयरा घबराकर मारूक की जानिब आई थी। उसे महसूस हुआ मुबादला वो सुना ही ना दे। देखें आंटी, मेरी कोई गलती नहीं थी, यह खुद ही मोबाइल में सर दिए खड़ा था, अब मैं क्या करूं। मैडम, हर गाड़ी में एक हॉर्न का ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से आप वो भी मार सकती थी। वो अंदर जाने ही लगा था जब आयरा की आवाज़ सुनाई दी थी। गाड़ी तो मार दी, अब क्या हॉर्न भी मार दी। ताबिश को समझ नहीं आया जो उसने सुना है वो सही है या गलत, और जब तक उसे समझ आया तब तक मारूक उसे अंदर लिए बढ़ गई थी। पराए तो वैसे ही बदनाम हैं, यहाँ तो अपनों ने जुल्म ढाए हैं। ताबिश ने मारूक की जानिब देखते हुए रूठे हुए अंदाज में कहा और अंदर की जानिब चल दिया। फजर कुछ फाइल्स अपने सीने से लगाए हुए उस कमरे में आई। एक हाथ फाइल के गिर्द अच्छे से फैलाया, फिर दूसरे हाथ की उंगली से हल्की आवाज में दरवाज़ा बजाने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी दरवाज़ा न खोला गया तो उसने माथे पर लकीरें बनाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने ही खाली कुर्सी नजर आई। उसने हैरत से एक बार कमरे में नज़र दौड़ाई और सोचने लगी, क्या सर अभी तक नहीं आए। दाएं हाथ में मौजूद घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो वो दोपहर के 1:15 बजा रही थी। लेकिन उसी वक्त फजर की नज़र उसके सियाह कोट पर पड़ी जो स्टैंड पर लटका हुआ था। कुछ सोच विचार करने के बाद वो अब उस कमरे में मौजूद मेज़ के सामने खड़ी फाइल्स रखकर जा रही थी कि उसकी नज़र हमेशा देखे जाने वाले उस बुक शेल्फ पर पड़ी। अपना फिसलता हुआ दुपट्टा सेट करके उसने अपने कदम उस जानी बढ़ाए। फजर बुक शेल्फ में से अब एक किताब उठाए उसे आगे पीछे देखने लगी। तभी उसकी नज़र किताब के सरवर्क पर पड़ी जिस पर लिखा था द मर्डर मिस्ट्री ऑफ जिन्ना। आयरा की वजह से कुछ किताबें पढ़ने लगी थी वो, पर कोई आम सी किताबें नहीं बल्कि वो किताबें जिनमें कोई खास पैगाम दिया गया हो।
वो किताब पढ़ने में मुनहमिक थी। जब हाशिर कमरे में आया, वो दरवाजे की चौखट पर ही खड़ी फजर को देखने लगा। बाल माथे पर जमाए, सफ़ेद आस्तीन कोहनी तक मोड़े, वो एक गहरे ताज्जुब का शिकार था। पहले पहल उसे लगा जैसे वो एक शराब है, पर नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ाने पर उसे मालूम हो चुका था कि वो शराब नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। फजर को किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो उसने किताब से सर उठाकर फिर सामने खड़े हाशिर को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई चोरी पकड़ ली हो। अस्सलामु अलैकुम सर, मैं वो फाइल्स देने आई थी, मगर आप कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं यहीं छोड़कर जा रही थी, तभी मेरी नज़र किताबों पर पड़ी। फजर ने बगैर सांस लिए उंगली चटकाते हुए, नज़र अपने पाँव पर जमाते हुए सारी बात उसके गोशे गुजार की। उसने अपनी नज़र का रुख उसकी जानिब आहिस्ता से किया तो वह नरम लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, आप जब चाहे पढ़ सकती हैं। ये कहते ही उसने कदम कुर्सी की जानिब बढ़ाए। शेल्फ से कुर्सी तक के सफ़र में वह मुस्कुरा रहा था, मगर फजर को उसके लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट नजर न आई। कुछ देर बाद हाशिर अपनी पोजीशन संभाले हुए था। क्या आप भी किताबों में दिलचस्पी रखती हैं? फजर ने उसकी भूरी आंखों में देखते हुए अस्पात में सर हिलाया। जी, थोड़ा बहुत। उसके जवाब पर हाशिर बेइख्तियारी चेहरा झुकाए हुए हंस दिया। फजर ने उसे यूं हंसते हुए पहली बार देखा था। हाशिर ने पुरजोश होते हुए उससे एक सवाल पूछा, आप भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ती हैं? हाशिर ने उसके हाथ में मौजूद अपने पसंदीदा जेनर पर लिखी हुई किताब देखा। फजर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाने लगी। ज़्यादातर नहीं, बस मेरी दोस्त जो भी भेजती हैं पढ़ लेती हूँ। उसके तफसीली जवाब पर वो महज सर हिलाने लगा। पूरे वक्त फजर को ये भी भूल गया था कि वो किस काम के लिए यहाँ आई थी। उसने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, तब भी उसे याद न आया। यकायक हाशिर ने उसकी मुश्किल आसान की। आप कुछ फाइल दिखाने आई थी? फजर को याद आया तो उसने आगे बढ़कर फाइल्स हाशिर की जानिब की। उसने थोड़ा आगे को होकर उसके हाथ से ले ली। अब वो उन पर सरसरी सी नज़र दौड़ाने लगा। ठीक है, आप ऐसा करें, इन फाइल्स को अपने पास संभाल कर रखें, मुझे जब चाहिए होगी मंगवा लूँगा। हाशिर की बात तहम्मुल से सुनती वो अब कमरे से जा रही थी। उसके जाते ही हाशिर एक बार फिर दिल से मुस्कुरा दिया था। पूरे जिस्म में एक सुरूर सा बरपा हुआ था। हाशिर अपने कमरे में मध्यम बत्ती जलाए बैठा था, बेड ग्राउंड से टेक लगाए, गोद में लैपटॉप रखे। उस वक्त वो शबे ख्वाबी के लिबास में था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसके बराबर में रखा हुआ मोबाइल बजा तो वो चौंक उठा। उसके व्हाट्सएप पर किसी चाहने वाले का पैगाम जगमगा रहा था। उसने लैपटॉप परे करके मोबाइल अपने दोनों हाथ में पकड़ लिया और पैगाम भेजने वाले के नाम पर अपनी उंगली रखी। उसने वो पैगाम खोला। कैसा है मेरा बेटा? उसने जवाबी पैगाम भेजा। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन शुरू होने लगा है? उसने अपने सामने वाली दीवार पर सोचती नज़रों से देखा, फिर उसे कुछ याद न आया। नहीं याद, आप बता दें। मुझे पता था तुम खुद में इतने मगन रहते हो, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि आज कौन सा दिन है? पैगाम में साफ साफ नाराज़गी झलक रही थी। अच्छा भाई, आप ही बता दें। बेटे, आज आपकी सालगिरह है। हाशिर उस पैगाम पर मुस्कुराया। क्या आप भी खाला? मैं अब कोई बच्चा तो रहा नहीं कि अपनी सालगिरह को याद रखूं। मैं समझा पता नहीं कौन सा ज़रूरी दिन है जिसे मैं भूला हुआ हूँ। साथ में मुंह बसोरे वाली इमोजी एक साथ भेज दी। मेरी नज़र से देखो तो तुम अभी भी बच्चे ही लगते हो। वो तो न जाने कहाँ से इतना कद निकल आया है तुम्हारा। और रही बात दिन भूलने की, तो अगर मैं तुम्हें कुछ याद न दिलाऊं तो तुम्हें याद आता भी नहीं, जैसे तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी एक खाला भी है। हाशिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने सर पर चपत लगाई। सॉरी। तुम ना जाने कितनी दफ़ा सॉरी करते हो, फिर वही। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिन तक आपके पास आने की। सिर्फ कोशिश? क्या करूँ, मसरूफ आदमी हूँ। साथ में रोने वाला इमोजी भेजा था। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल दुरुस्त कहता है तुम्हारे बारे में। अच्छा, यानी आप दोनों की रोज़ बरोज़ बात होती है? हाँ, वो तुम्हारी तरह थोड़ी है। एक वो ही तो है जो मुझे बिला नागा फ़ोन करता है। काफ़ी अच्छा बच्चा है वो। मार लें आप भी ताने, जितना मारना चाहे मार लें। कौन सा तुमने सुधर जाना है? हाँ, ये तो है, हंसते हुए जवाब दिया। ढीठ औलाद ना हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा वही अमल दोहराते हुए जवाब दिया। शराफत से मेरे पास आ जाना, वरना मैंने बात नहीं करनी तुमसे। देखें प्लीज़, ये जुल्म मेरे साथ मत करिएगा, मैं मर जाऊंगा। फिर से वही हंसने वाली इमोजी। वो दोनों व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे। इसी अशना में 12 बज गए। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही हैप्पी बर्थडे का पैगाम मौसूल हुआ। सालगिरह मुबारक मेरी जान,
अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। वो ये पैगाम पढ़ते ही मुस्कुराने लगा। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की, ना आ सकूं तो माजरत। तुम ना आओ फिर देखो मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। चलो जाओ, अब तो तुम्हारा फ़ोन सारी रात बजता रहेगा। अल्लाह हाफिज। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उसके फ़ोन रखते ही एक लंबा ताना बाना बन गया था पैगामात का। फजर दारुल अमान के अपने मखसूस पलंग पर लेटी थी। उसके बराबर में रामिस सुकून से गहरी नींद सो रहा था। फजर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने व्हाट्सएप खोला तो उसकी बहुत सी पुरानी और नई दोस्तों के पैगामात सामने थे। वो सब उसकी खैरियत मालूम करना चाह रही थी। वो उन सबको इग्नोर किए स्टेटस देखने लगी। तभी उसकी नज़र ताबिश के स्टेटस पर पड़ी। उसने अपनी और हाशिर की एक तस्वीर लगाई थी और नीचे कैप्शन में लिखा था, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे पढ़ाकू दोस्त। साथ में जबान चढ़ाता हुआ इमोजी था। फजर ने हासिर के नाम की चैट खोली और पैगाम भेजने लगी, हैप्पी बर्थडे सर। एक मुस्कुराहट से भरपूर वाला और एक केक वाला इमोजी लिखकर उसने सेंड का बटन दबा दिया था। हाशिर ऑनलाइन था। हाशिर अभी तक अपने व्हाट्सएप से सबके बारी बारी स्टेटस देख रहा था। तभी उसकी नज़र ताबिश के स्टेटस पर पड़ी और फिर उसके लिखे हुए कैप्शन पर। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे जवाबी वॉइस नोट भेजने लगा, सुधर जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें सुधार दूं। जवाबन ताबिश ने भी फ़ौरन वॉइस नोट भेजा, अभी तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो ताबिश अलवी को सुधार सके। हाशिर ने बस अफसोस ही किया और उसे इग्नोर करते हुए वो अब व्हाट्सएप स्क्रॉल करता जा रहा था। कई सारे लोगों की दुआओं के साथ पैगामात मौसूल हो रहे थे, लेकिन उस वक्त वो उन्हें नहीं देख रहा था। और तभी एक नाम पर वो चौंका, जैसे उसे यकीन न आया हो कि वो जिसका नाम पढ़ रहा है क्या ये वही है। उसने उस नाम पर क्लिक किया तो पैगाम खुल गया, हैप्पी बर्थडे सर, साथ एक मुस्कुराहट से भरपूर और केक का इमोजी। उसने काफ़ी सारे लोगों के पैगाम देखे थे जो एक लंबे पैराग्राफ के शक्ल में थे और एक तरफ ये 3 लफ्ज़ी पैगाम था। उसे पता भी नहीं चला कब उसके लब मुस्कुराहट में ढले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लंबे लंबे पैराग्राफ पसंद नहीं होते। वो भी उन्हीं मखलूक़ात में से था। वो जवाब देता इससे कबल ताबिश की कॉल आने लगी। उसने कॉल यस की और मोबाइल कान से लगाते ही उसका गाना सुनने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताबिश अपनी सुरीली आवाज़ में उसके लिए गाने गा रहा था। बस करो, तुम्हारी ये बेसुरी आवाज़ सुनने का मेरा कोई मूड नहीं, हाशिर ने उसे चिढ़ाने के लिए बोला। मगर अभी तुम जिसकी आवाज़ सुनने की मूड में हो वो फ़िलहाल तुम्हारी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए अभी के लिए मेरी आवाज़ को ही इधर उधर एडजस्ट कर लो, ताबिश ने उसकी आवाज़ पर तंजन कहा। हाशिर ने सब्र का नाम लेने में ही आफियत जानी। अगर तुम्हारी बकवास हो गई तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सोना है। बेटा मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तुम बहाने कर रहे हो, असल माजरा कुछ और है। ताबिश ने जल्दी पर तेल का काम किया था। शट अप। हाशिर ने फ़ोन बंद किया और पैगाम पढ़ने लगा। उसने उस पैगाम को डबल क्लिक करके रिएक्ट किया और उसकी नोटिफिकेशन फजर के पास गई थी। उसने फ़ौरन उस नाम पर क्लिक किया और फिर उसने देखा कि उसके मैसेज पर सिर्फ उसने रिएक्ट किया था, कोई जवाबी शुक्रिया अदा नहीं किया। फजर को उस पर शदीद गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगी, बंदा कम अज़ कम एक थैंक यू ही कह देता है, इतनी भी क्या मसरूफियात मौसूफ की। उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल पर फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाया और गुस्से से मोबाइल को ऑफ करके रख दिया। हाशिर सोने की तैयारी कर रहा था। पहले कमरे में मौजूद मध्यम बत्ती चल रही थी, अब वो भी नदारद। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी थी। वो उसमें एक तस्वीर देख रहा था जिसमें एक मर्द, एक औरत और छोटा सा बच्चा था। काश आप दोनों अभी मेरे पास होते और देखते कि मैं कितना काबिल हो चुका हूँ। मैं आज वो हूँ जिसकी कभी आप दोनों ने ख्वाहिश की थी। लेकिन खैर अच्छा है आप लोग यहाँ नहीं हैं। मुझे पता है आप दोनों जहाँ हैं वो एक बहुत अच्छी जगह है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में है। मैं बस ये दुआ करता हूँ कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही वहाँ खुश रहें। और हाँ, मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ तो आप दोनों को याद करने लग जाता हूँ, इसलिए सॉरी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो उन्हें बाहर छलकने नहीं देना चाहता था। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और उसे अपने साइड पर रखा, फिर अपने आंखों पर हाथ रखे आंखें मूंद सो गया। ये एक यूनिवर्सिटी है, हर जगह कुछ लड़के लड़कियों ने हाथों में किताबें थाम रखी थी, जबकि आधों ने अपने हाथों में एक शय उठाई रखी थी। गालबन वो एक बोर्ड था।
آج ان سب کا آخری پیپر تھا۔ ہر جگہ افراتفری اور بھگدڑ مچی تھی۔ ایسے میں تم ایک کلاس روم کے اندر جاؤ تو وہاں کچھ لڑکے لڑکیاں سر جھکائے لکھنے میں مصروف تھے۔ ان سب کے ارد گرد ایک آدمی کھڑا ان سب پر نظر گاڑے کھڑا دیکھنے میں مصروف تھا کہ ان میں سے کوئی نقل وغیرہ تو نہیں کر رہا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر میں ان سب کا پیپر تمام ہوا اور سارے لڑکے لڑکیاں اب کلاس کے باہر تھے۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، پیروں میں مردانہ جوتے تھے۔ وہ کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے ابھی تک وہ وجود نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے موبائل کھول کر ایک تصویر سامنے سے آتے ہوئے لڑکے کو روک کر دکھائی تھی۔ اس میں ایک مرد، ایک عورت اور چھوٹا بچہ تھا۔ سنو، کیا تم نے ان عورت کو کہیں دیکھا ہے؟ سامنے والے لڑکے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ ابھی ابھی اس طرف گئی ہیں۔ اس نے انگلی سے کینٹین کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسے شکریہ ادا کرتا ہوا اسی جانب بڑھ گیا۔ وہ ابھی اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا کہ یکدم ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز پورے ماحول میں گونج اٹھی تھی۔ پہلے منظر میں آپ نے جو دیکھا تھا اب ویسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دھماکے کی آواز کینٹین کی طرف سے آئی تھی۔ وہ فوراً اس جانب دوڑا۔ کسی نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور وہ پوری رفتار کے ساتھ اس کینٹین میں آیا جہاں ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ ایسے میں اس کی نظر ایک لاش پر پڑی تھی جو بالکل خون میں لت پت تھی۔ وہ اس لاش کی طرف اپنے بھاری بھرکم قدم کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس لاش کی طرف آیا تو سن رہ گیا، جیسے اسے ہوش نہ رہا ہو کسی چیز کا۔ وہ لڑکا جسے پورے کالج میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ لاش اسی کی تھی، سرخ خون سے بھری ہوئی لاش۔ وہ ایک دم جھٹکے کھا کر اٹھا۔ پہلے وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا، پھر اسے یاد آیا وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھنا چاہا۔ فجر کے اذان ہونے میں کچھ ہی وقت تھا۔ اس کے پاس ابھی تک لمبے پیغامات کی بھرمار تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، اور تبھی وہ 3 لفظ بھی یاد آئے۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے انہیں الفاظوں کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ رہی بات خواب کی تو یہ اسے ہر رات ہی آتے تھے۔ اب تو عادت ہو گئی تھی ان سب کی۔ نہ جانے یہ خواب میرے کب جان چھوڑیں گے۔ اس نے سر جھٹکا اور باتھ روم کی طرف چل دیا وضو کرنے۔ تو یہاں ہوتا ہے یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔